am going to deal with the topic now, breathing. So we have deal with the topic respiration. So now we will deal with the topic breathing. Okay. So what is breathing? Basically, breathing is the physical process. Okay, it is the physical process. So in breathing, there are two processes which actually take place. I had mentioned here. First is what? Inhalation, and second is exhalation. So what happen in inhalation and exhalation? See, taking in the air, okay, that is rich in oxygen is called inhalation, and exhalation is releasing out the air which is rich in कार्बन डाइऑक्साइड. अब क्या होता है कि हम लोग रेस्पिरेशन पहले ही देख लिए, हम लोग रेस्पिरेशन देखें कैसे जो लंग है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, कौन कौन से ब्रांचेस थे ना, तो वो सारा हम लोग ने देख चुका है. अब हम लोगों को पढ़ना क्या है? ब्रीदिंग पढ़ना है. तो ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है. अब ये फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस अब आपको मैंने ये बताया था बहुत शुरू में, लाइफ प्रोसेसेस के ही शुरू में, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा डाइजेशन हुआ वो एंजाइम के हेल्प से हुआ था. ठीक है. और जो हमारा रेस्पिरेशन है वगैरह, जो एटीपी रिलीज है, ये सब. अब फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? ये एक चेंज है, ग्रेजुअल चेंज होता है स्टेट में. ठीक है. जैसे कि हम लोग बोलते हैं लाइक, अगर हम आपका एग्जाम्पल दें फिजिकल प्रोसेस का, ठीक है, जैसे कि बर्निंग फ्यूल्स है. ठीक है. जो फ्यूल्स बढ़ रहा है वो क्या होता है? केमिकल प्रोसेस है वो, है ना. लेकिन यही अगर हम एक वाटर में हम सॉल्ट को, ठीक है, डिसॉल्व करते हैं, अगर एक हम पानी में एक चम्मच नमक लेके उसको हम डिसॉल्व करते हैं, मिलाते, तो वो क्या है? वो फिजिकल प्रोसेस है. जैसे कि फ्रीजिंग होता है वाटर का, है ना. अगर हम वाटर को आइस में फ्रिज करते हैं, वो सब क्या है? ये सब फिजिकल प्रोसेस. ठीक है. बट केमिकल प्रोसेस क्या है? फ्यूल का बर्निंग. क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होगा, तो ये केमिकल है. ठीक है. अगर आपको मतलब अगर आपको बिल्कुल समझना है फिजिकल प्रोसेस, तो केमिस्ट्री के टर्म में होता क्या है कि फिजिकल प्रोसेस तब होता है जब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो ब्रोक होता है, मतलब वो टूटता है और रिफॉर्म होता है. खैर, हम लोग को उसमें नहीं जाना है. ठीक है. आप बेसिकली समझिए कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस क्या है. ठीक है. तो आप कह सकते हैं इसको कि व्हाट इज, अगर आपसे पूछे, अगर आपको मतलब कि व्हाट आर द एग्जाम्पल या व्हाट इज मेंट बाय द फिजिकल प्रोसेस, है ना, तो आप कह सकते हैं कि फिजिकल प्रोसेस अकर व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ब्रोकन एंड रिफॉर्म. ठीक है. आपको मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया. तो इससे अब हम लोगों को क्या समझ में आता है कि ये फिजिकल प्रोसेस जो है वो हमारा ब्रीदिंग है. ठीक है. और जो हमारा डाइजेशन वगैरह था, जो एंजाइम के हेल्प से हो रहा था, वो कैसा प्रोसेस था? वो एंजाइमेटिक केमिकल प्रोसेस था. ठीक है. अब हम लोग आ जाते हैं ब्रीदिंग पे. तो ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होता है. कौन कौन सा दो प्रोसेस होता है? एक मैंने आपको बताया, एक है इनहेलेशन, दूसरा है एक्सहेलेशन. ठीक है. अब इनहेलेशन क्या होता है? जब हम एयर को इनहेल करते हैं, आउटसाइड एयर को इनहेल करते हैं, मतलब सिंपल, जब हम सांस लेते हैं उसको हम लोग इनहेलेशन कहते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन. ठीक है. जब हम लोग एक्सहेल आउट करते हैं, है ना, मतलब हम रिलीज आउट करते हैं एयर को, तो हम एक्सहेलेशन बोलते हैं. ठीक है. अगर हम सांस जो है वो लेते हैं तो उसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं. होप कि आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये दो डिफरेंट टर्म समझ में आ गया होगा. ठीक है. तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वन ब्रेथ कॉम्प्रोमाइजेज वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन. मतलब एक जो हम लोग ब्रेथ लेते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, दिस इज कॉल्ड वन ब्रेथ. ठीक है. मतलब टेकिंग इन एयर एंड रिलीजिंग आउट एयर इज कॉल्ड वन ब्रेथ. तो ये समझ में आया? एक बार हम लोग जो इनहेल करते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं, और एक बार हम सांस छोड़ते हैं, उसको हम वन ब्रेथ कहते हैं. ठीक है. तो एक मिनट में हम लोग जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग ब्रेथ करते हैं, ब्रेथ मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो जितने नंबर ऑफ टाइम हम लोग ब्रेथ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग रेट. ठीक है. वही लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ्स इन 1 minute इज टर्म्ड एज हिज और हर ब्रीदिंग रेट. मतलब उसका, है ना, हिज और हर. तो
उसका हम लोग क्या कहते हैं, उसको ब्रीदिंग रेट कहते हैं, है ना। जितने नंबर ऑफ टाइम्स, जितने बार हम लोग ब्रीदिंग करते हैं 1 मिनट में, उसको हम लोग ब्रीदिंग रेट कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि 70-72 ऐसा बीट्स पर मिनट आपका हार्ट रेट होता है। हम लोग उस पर भी धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या है और ये ब्रीदिंग रेट क्या है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इनहेलेशन बेसिकली। तो अब ये इनहेलेशन क्या है, अगर ये आप क्लियर रखिए कि जब हम लोग एयर लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट, इनहेलेशन, ठीक है। तो जो हम लोग एयर लेते हैं जो ऑक्सीजन कंटेन करता है ज्यादा, तो उसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन वी टेक इन एयर, हम लोग जब लेते हैं एयर तो होता क्या है ना। अब आप यहाँ देखिए, ये आपका एक डायग्राम है जहाँ पे ये है इनहेलेशन का और ये है एक्सहेलेशन का, ठीक है। अब आप देखिए, इनहेलेशन में हम लोग क्या करते हैं, वी आर टेकिंग इन एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन। हम लोग कौन सा एयर ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन कंटेन करता है। तो हम आउटसाइड एयर लेते हैं, इन एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है वही हम लोग लेते हैं, और आपको पता है कि कितना परसेंटेज होता है। सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि इसमें होता क्या है, जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो डायफ्राम का जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब हम आपको एग्जांपल, ये देखिए, ये हमारा डायफ्राम है, ओके। अब ऐसे तो डायग्राम में भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे आपके समझने के लिए, फॉर मोर क्लैरिटी आई एम ड्राइंग दिस, ठीक है। ये आपका डायफ्राम है और ये मान लीजिए ये मसल है, डायफ्राम का मसल है। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं, जब हम लोग एयर लेते हैं तो वो क्या है, ये इनहेलेशन है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम, मैं आपको नहीं बताऊंगी ये डायफ्राम क्या है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस डील कर चुका है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखिए, क्योंकि बिना उसको देखे ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डायफ्राम है और ये डायफ्राम का मसल, लेट्स इंडिकेट व्हाट इज दिस। दिस इज डायफ्राम, ओके। ये डायफ्राम है आपका, ओके। तो ये डायफ्राम का मसल है ना। तो जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो डायफ्राम का जो मसल है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या है, क्लोज आ जाएंगे, है ना। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लोज आ जाएंगे। तो जैसे ही ये क्लोज आएगा तो क्या होगा, डायफ्राम जो है वो डाउन की तरफ पुल्ड हो जाएगा, है ना, मतलब नीचे की तरफ और पुल होगा। ये वाला जो मसल है वो क्लोज आ गया तो क्या होगा, ये और जो है डायफ्राम जो है वो पुल्ड होगा। मतलब ये हुआ, आपको एक बार और मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जब डायफ्राम का मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो मसल है वो क्लोज आ जाएंगे। जैसे ही ये मसल क्लोज आ जाएंगे तो डायफ्राम क्या होगा, पुल्ड डाउन हो जाएगा इस तरह, ठीक है। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है पुल डाउन हो गया, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये पुल डाउन होगा, जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, है ना, नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, थोरैसिक कैविटी जो है हमारा वो थोरैसिक कैविटी आपको हमने बताया था कि ये थ्रोट से लेके यहाँ तक डायफ्राम होता है, उसके बाद एब्डोमेन होता है ना। तो ये थोरैसिक, तो ये थोरैसिक कैविटी जो है इसको हम लोग बोलते हैं, जो थोरैसिक कैविटी है वो क्या होगा, यहाँ पे थोरैसिक कैविटी जो है वो एक्सपैंड होगा, ठीक है। ये एक्सपैंड हो गया थोरैसिक कैविटी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि डायफ्राम का जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके। और डायफ्राम का मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम जो है वो नीचे पुल डाउन होगा, है ना। और थोरैसिक कैविटी जो है वो एक्सपैंड होगा, है ना। अब देखिए थोरैसिक कैविटी जैसे ही एक्सपैंड हुआ, है ना, तो वैसे क्या होगा, हमारा थोरैसिक कैविटी, क्योंकि थोरैसिक कैविटी में ही लंग्स है, तो हमारा यहाँ लंग्स भी क्या हो गए हैं, लंग्स का भी एक्सपेंशन होगा, लंग्स भी एक्सपैंड करेगा। आपको एक्सपैंड का मतलब पता होगा, एक्सपैंड मतलब होता है फैलना, ठीक है ना। तो ये जैसे लंग्स एक्सपैंड होगा तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रेशर है ना,
प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, वॉल्यूम से, है ना। तो जैसे ही लंग एक्सपैंड करता है वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। यहाँ देखिए ये वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर डिक्रीज किया, बिकॉज वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। तो एयर प्रेशर जो है, एयर प्रेशर क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है तो एयर प्रेशर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। जैसे ही एयर प्रेशर डिक्रीज होगा वैसे ही क्या होगा, क्योंकि आउटसाइड का प्रेशर, इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है वो क्या है, इंक्रीज है। हमारे यहाँ इधर हमारे लंग्स में क्या है, डिक्रीज प्रेशर है, ठीक है। सो सी व्हाट विल हैपन टू डायफ्राम, इट इज पुल डाउन, ओके। And what happened, that we are supposing that this is diaphragm and these are diaphragm muscle, as I had explained. Now if this muscle contract, then the muscle will become shorter, this muscle, this muscles will become shorter, okay. And after that, when as a result what happened, that it will pull down the diaphragm. Now if the muscle expand, so they will become longer, as a result diaphragm will be pulled more up, okay. So when the diaphragm muscle contract, so diaphragm is pulled down. तो अब देखिए डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम जो है वो पुल डाउन हुआ, नीचे है, तो क्या होगा, होगा क्या, थोरैसिक कैविटी का स्पेस जो है इंक्रीज करेगा, ओके। एंड एज सपोज व्हेन मसल इज पुल्ड हियर, द स्पेस इज क्रिएटेड, हाउ, this is the space which is created, okay. This is the space which is created, space created, I am indicating here, space is created, ठीक है। So thoracic cavity expand and the lung will expand. Now when the lung expand, that is, I repeat that volume inside the lung increases, volume क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे volume बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, यही हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ये आप लोग याद रखिएगा, वैसे आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर लंग एक्सपैंड हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज और एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा, ये एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। और एयर प्रेशर डिक्रीज होगा तो एयर जो है, क्योंकि हमारे लंग्स में जो है एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, एयर कैसे फ्लो करेगा, आउटसाइड से टू द लंग, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि आउटसाइड से, ये इन्वायरमेंट है, तो आउटसाइड का प्रेशर क्योंकि ज़्यादा है हमारे लंग से, तो ये आउटसाइड से प्रेशर की तरह, आउटसाइड से एयर कहाँ फ्लो होगा, इनसाइड, ठीक है। So air will flow from outside to lungs, means from higher pressure to lower pressure. Higher pressure कहाँ है, environment में, outside. Lower pressure कहाँ है, हमारे lungs में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पे लंग से कैपिलरी में जाता है, लंग से कहाँ जाता है, कैपिलरीज में। ये आपको बताया है हमने कि हमने डिस्कस किया था ना पहले कि एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई में कैपिलरीज होता है, फिर ऐसे डिफ्यूजन होता है। तो ये क्या होगा, लंग से जाएगा फिर कैपिलरी में, फिर कैपिलरी से कहाँ जाएगा, सेल में। उसके बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, वो है हमारा एक्सलेशन, है ना। वो क्या है हमारा, एक्सलेशन। तो एक्सलेशन क्या है, सो लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन CO2 इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। अब हम लोग को ये देखना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के बाहर जाता है तो क्या होता है ना। अब देखिए यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, ये वाइस वर्सा है, यहाँ पे फेनोमेनन है, मतलब जस्ट अपोजिट फेनोमेनन है। वो फेनोमेनन क्या है कि जैसे ही एक्सलेशन होता है ना, मतलब जो गिविंग आउट है ना, मतलब जो हम एयर जो है वो हम रिलीज आउट करते हैं, जो किस में है,
जो रिच किस में है, कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ही हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं। तो यहाँ जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा कि डायफ्राम मसल्स जो है वो यहाँ पे एक्सपैंड होता है, वहाँ क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। यहाँ पे डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे डायफ्राम मसल जो है एक्सपैंड होगा। तो डायफ्राम मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ देखिए ये है ना, डायफ्राम रिलैक्सेस, है ना, अपने डोम शेप में वो फिर से आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा कि डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ पुल्ड अप, मतलब पहले नीचे था, अब वो अपने पोजीशन पे चला जाएगा जहां वो था, है ना। उससे क्या होगा कि थोरैसिक कैविटी जो है, यहाँ पे देखिए डायफ्राम इज पुल्ड, diaphragm is pulled up, it is missing, okay, pulled up. As a result what happen, thoracic cavity contract करेगा, तो इसलिए क्या होगा, lungs भी contract होगा, और lungs contract होगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना। इनहेलेशन में क्या होता है, इंक्रीज हो रहा था, एक्सहेलेशन में क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो एयर प्रेशर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा इनसाइड द लंग्स। तो जैसे ही एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स जो है वो डिक्रीज हुआ, वैसे ही क्या होगा, उसी तरह फिर एयर कहाँ से कहाँ जाएगा, एयर जाएगा इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड क्या है, इनसाइड क्या है, लो प्रेशर, है ना, सॉरी इनसाइड क्या है, हाई प्रेशर, सॉरी ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये मिस्टेक है, एयर प्रेशर इंक्रीजेज, ओके, दिस इज इंक्रीजेस, वेरी मच, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये वो क्या हो गया, वो टाइपिंग में गलती हो गया, मैं आपको बता सही रही थी और यहाँ पे टाइपिंग गलती हुआ। वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है ना। तो यहाँ पे एयर जो है वो कहाँ, इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है यहाँ प्रेशर, और आउटसाइड में क्या है, कम है, तो वही रूल होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर फ्लो करेगा, तो ये हो गया आपका एक्सहेलेशन। तो ये यहाँ क्लियर हो गया। आई रिपीट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये आप करेक्ट कर लें, एयर प्रेशर इनसाइड इंक्रीजेस, ओके, दिस इज नॉट डिक्रीज, इट इज इंक्रीजेस। प्रेशर बढ़ता है क्योंकि वॉल्यूम जो है वो घटता है ना। तो ये हो गया, और एयर जो है वो कहाँ से जाएगा, इनसाइड से आउटसाइड, क्योंकि इनसाइड क्या है, हायर प्रेशर, और हायर से लोअर एयर मूव करता है, एयर का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, हायर से लोअर होगा। आई रिपीट अगेन, इनहेलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन, रिच इन ऑक्सीजन एयर जो है वो इनहेल करते हैं, मतलब टेक इन करते हैं। इस एज ए रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम जो है वो पुल डाउन, दैट इज पुल डाउन, इट मीन्स इट्स कम डाउन, ठीक है। सो now if these muscles contract, then the muscle will become shorter, as a result it will pull down the diaphragm. Now if the muscle contracts, so they will become like, you know, when the diaphragm muscle contract, diaphragm is pulled down, so the thoracic cavity space will increase, okay, and the when muscle is pulled down, space is created, so thoracic cavity expands and the lung will expand. अब होता क्या है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ डायफ्राम मसल, है ना, यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग, डायफ्राम मसल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये देखिए, है ना। जैसे डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम डाउन आता है, वैसे ही क्या होता है कि जो मसल है वो शॉर्टर होता है, शॉर्टर की वजह से वो लोग एक दूसरे के क्लोज आते हैं, डायफ्राम मसल, उसके वजह से फिर क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाता है। स्पेस क्रिएट होगा मीन्स व्हाट हैपन, थोरैसिक कैविटी वहाँ एक्सपैंड होता है, और थोरैसिक कैविटी वहाँ एक्सपैंड होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि थोरैसिक कैविटी में ही लंग्स है तो लंग्स भी एक्सपैंड होता है, तो लंग्स का वॉल्यूम इन शॉर्ट बढ़ता है, इंक्रीज होता है।
और हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम मतलब प्रेशर जो है वो वॉल्यूम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और ये हमको पता है कि एयर कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो एयर इनसाइड अवर लंग्स, एयर प्रेशर इनसाइड अवर लंग डिक्रीजेस। तो हमारे लंग्स में क्या है, एयर प्रेशर कम है, और आउटसाइड एयर में एयर प्रेशर ज़्यादा है। तो बाहर का एयर जो इन्वायरमेंट का एयर है वो कहाँ से आएगा, वो बाहर से हमारे लंग्स में आएगा। इस प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन कहते हैं। ऐसे ही एक्सलेशन होता है ना, जस्ट अपोजिट है इसका। जब हम लोग रिलीज आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर तो हम इसको एक्सलेशन कहते हैं। अच्छा हाँ, इनहेलेशन में क्या होता है, जब एयर लंग्स में आता है तो वो कैपिलरीज में जाता है, फिर वो सेल्स में जाता है, ऐसे इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। उसी तरह एक्सलेशन में क्या होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो एक्सेल करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सलेशन। तो यहाँ क्या है, डायफ्राम मसल यहाँ एक्सपैंड करता है, और डायफ्राम मसल जो है वो ऊपर की तरफ पुल्ड अप, ऊपर की तरफ जाता है। इससे क्या होता है, थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। थोरैसिक कैविटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा इसलिए लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब क्या, वॉल्यूम है उसका कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसलिए प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे एयर प्रेशर जो हमारे लंग्स के अंदर है उसका एयर प्रेशर कम होता है, तो सॉरी उसका एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। एयर प्रेशर, अब प्रेशर ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा कि बाहर हमारे अंदर का एयर बाहर जाएगा, क्योंकि हमारे लंग्स में हायर प्रेशर है और बाहर लोअर प्रेशर, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करता है। ये सारा आपको क्लियर हो गया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, अब हम एक बार आपको अब यहाँ पे अब हम लोगों को एक बार ओवरव्यू लेना चाहिए कि ओवरव्यू में देखिए, ओवरव्यू में देखिए क्या होता है। जो एयर है ना, जो एयर था रिच इन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन में एयर रिच था, वो एयर जो है वो कहाँ गया, नॉस्ट्रल में गया, है ना। नॉस्ट्रल से फिर कहाँ आया, नेजल कैविटी में, है ना। नेजल कैविटी से फिर कहाँ जाता है, फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से फिर कहाँ आता है, एल्वियोलाई में, और फाइनली एल्वियोलाई से कैपिलरीज और ब्लड में, है ना। जैसे ही एक बार ब्लड में आ गया वैसे ही फिर ये कहाँ चला जाएगा, टिश्यू में, है ना। तो टिश्यू में जो ऑक्सीजन जाता है वो फिर सेल्स में मतलब साइटोप्लाज्म में जाता है, फिर ग्लाइकोलिसिस होता है। आपको पता है ग्लाइकोलिसिस क्या है, साइटोप्लाज्म में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी रिलीज होता है, इसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। So now we will now conclude our discussion and we'll talk about transportation. So here is transportation. Okay. First of all, we will know what is transportation. Transportation होता क्या है ना, ये transportation का मतलब क्या है। So see, transportation of oxygen to cell or tissue, or transportation of nutrient, all these things are done by the transportation system। या तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सेल से या टिश्यू में, या फिर न्यूट्रिएंट जो हम लोग खाते हैं ग्लूकोज वगैरह जो न्यूट्रिएंट होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, इसको हम लोग ये सारा काम कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही कहता है। तो दिस इज द प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, नॉट ओनली नीडेड इन एनिमल्स बट इट इज ऑल्सो नीडेड इन प्लांट। मतलब जो ये वेल ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिससे हमारे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और बाकी सारे चीज जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं उसको हम। तो ये सिस्टम जो है ये सिर्फ ह्यूमन में या एनिमल्स में ही नहीं, ये प्लांट्स में भी ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है अपना फूड फोटोसिंथेसिस से, और वो स्टोर करता है कहाँ, लीफ पे, है ना। लेकिन हम लोग को पता है कि ग्लूकोज सिर्फ लीफ के लिए ही जरूरी नहीं है, वो हर एक ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ प्लांट में, स्टेम, रूट, हर में जाना चाहिए, है ना। तो फूड को इसीलिए ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है लीफ से अदर पार्ट्स में, है ना। I repeat that the plant prepare the food by photosynthesis and store in leaf of the plant. But we know that the glucose is needed by each and every part of the plants. So food are needed to be stored from the needed to be transported from the leaves to the other parts. Okay. जैसे कि transport of oxygen, water, food, hormone, etc. to the different parts of body.
दिस इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांसपोर्ट। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन या वाटर है या फूड है या न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये ह्यूमन पे ही पढ़ेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ए फ्यू नेसेसरी कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर एंड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को, एदर प्लांट और एनिमल, सबको क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए और फूड चाहिए। प्लांट के टर्म में फूड क्या है? ग्लूकोज है, तो सबको चाहिए। सो नाउ second point is on our regular basis animal ensure these element by breathing, drinking and eating। मतलब वो ब्रीदिंग से एनिमल क्या करता है? एयर का इनटेक, ड्रिंकिंग से वाटर का इनटेक और ईटिंग से फूड का इनटेक करता है ना। थर्ड पॉइंट इज द रिक्वायर्ड एलिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर बॉडी सेल्स एंड टिश्यू बाय द ट्रांसपोर्टेड सिस्टम। जो अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि ये सारे एलिमेंट को एक जगह से, एक बॉडी पार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जो ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम लोग, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। ठीक है, और प्लांट में क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू होता है जो ये ट्रांसपोर्टेशन करता है वेरियस सब्सटेंस का। ठीक है, सो हियर वी हैव स्टार्टेड introduction of transportation. Now in our next part we will deal with internal transport and human. So if you have any doubt then let me know in the comment section, and stay tuned with our videos, upcoming videos, and just thank you. हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए इज़प का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इज़प के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।